और अपनी कौम ज़्यादा मानने वाली कौम नहीं है। बहरहाल जब चुन कर आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग यही कोशिश करेंगे कि भाई अपनी लड़ाई हम जारी रखते रहें। जब हमारे नाम अवामी सतह पर मीडिया के सामने आएंगे तो लोग हैरत करेंगे और उनको कहता है कि मैं इस इलाके का डॉन हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रिश्तेदार से लड़ाई और झगड़ा करने कि इलेक्शन का जो दूसरा स्टैट्यूटरी मटेरियल है वो इलेक्शन कमीशन से हमें मिल। हम लोगों का पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर अभी तक के 40 लोगों के हमारे पास अरीज़े आए और गठबंधन की हम लोग बात जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग कर रहे हतमी शक्ल जो है कल तक के दे दी जाएंगी पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट्री बोर्ड कल हमको फैसला देगा कि हमको गठबंधन करना है या नहीं करना है। कल शाम को हम हमारा निर्णय लेकर पीर के रोज़ हमारी पहली लिस्ट हम जारी करने वाले हैं। चर्चा चल रही है इनू दादा से भी हमारी पार्लियामेंट्री के लोगों से बात हुई और मुफ्ती इस्माइल साहब से भी उन्होंने कुछ बातचीत किया है। जो भी है आज या कल के अंदर फाइनल करेंगे। जो होगा यस या नो हम लोग पीर के दिन हमारा जो है फैसला करके हम लोग इंशाअल्लाह ताला हम लोग सब टिकट डिक्लेयर करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी लोग दौड़ रहे हैं। हम लोगों को भी अब टाइम कम है। अब पीर मंगल से फॉर्म भरने की तारीख शुरू हो रही है। इसके लिए हम लोग जल्द से जल्द अमली जामा पहनाएंगे। नहीं, अब जाना पड़ रहे का सवाल नहीं आया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड किसी भी पार्टी का इसके लिए बनाया जाता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होता है वो किसी से भी जाके बात करते हैं, चाहे फिर वो आज की मालेगांव शहर की इस्लाम पार्टी हो, चाहे मुफ्ती इस्माइल साहब की एमआई हो, सभी के लोग एक दूसरे से बात करते हैं और वो लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। हमारे पास कल रात को भी हमारी कल वापस मीटिंग हुई। हम लोग हर रोज़ बाहर बैठ के बात करेंगे कहाँ तक हमारा काम पहुँचा है, क्योंकि वक्त तो कम है और गवर्नमेंट ने 1 महीने का वक्त तो दिया है। इसके लिए फ़ौरन करना बहुत ज़रूरी है। हम इंशाअल्लाह ताला कल शाम तक के जो भी है निर्णय लेके परसों के दिन हमारी पहली लिस्ट जारी करेंगे। नहीं, अभी जा सकता है, उनके पास भी जा सकता है। अभी तक के तो पहुंचा नहीं है, बहरहाल उनके पास भी जा सकता है और उनसे भी बात करेंगे। उनके लोग हमारे टच के अंदर है, वो लोग आगे हमारे से बात कर रहे हैं। बहरहाल हमारी बातचीत मुफ्ती इस्माइल साहब से जारी है। अगर हमारा कोई नहीं हुआ फिर आखिरी फैसला लेने के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड सक्षम रहेगा। वो जिसके हम लोगों को जिससे बोलेंगे हम उससे एहतियात करेंगे। नहीं, अभी तक कोई शुरुआत के अंदर मानते नहीं और अपनी कौम ज़्यादा मानने वाली कौम नहीं है। बहरहाल जब चुन कर आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग यही कोशिश करेंगे कि भाई अपनी लड़ाई हम जारी रखते रहेंगे। किसको असम्बली लड़ना है आगे वो लड़े, किसको पार्लियामेंट लड़ना है लड़े। अगर शहर की भलाई करना है और शहर की तरक्की करना है तो तुम जब एक प्लेटफार्म के ऊपर आएंगे तो तुम्हारे शहर की तरक्की होगी। शहर के अंदर 80% इधर से टैक्स हो जाता है और 20% उधर से जाता है। आप देख लेंगे तुम तो 80% काम उधर हो रहा और 20% काम शहर के अंदर हो रहा। शहर के अंदर काम के बारे में हाहाकार मची है। हमारे जैसे लोग हैं काम कर लेते वार्डों के अंदर, नहीं तो 20 लाख रुपया एक कारपोरेटर को बजट मिलता। साल के अंदर 1 करोड़ रुपया का बजट मिलता है। आदमी 4 गली 5 गली का 20-20 लाख रुपए का काम करता। आज 30-30 हज़ार का वार्ड हो चुका, 30-30 हज़ार रोड का वार्ड हो चुका, तो काम नहीं होता और उसके अंदर कारपोरेटर बदनाम हो जाता। तो मैं सभी लीडरान से यही अपील करूंगा कि कारपोरेशन का इलेक्शन होने के बाद पहले कम से कम इतना तो कर ले कि यार आपस में बैठ के एकदम सलाह मशवरा कर ले। नहीं हुआ तो शहर के लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि कौन अड्डरमी कर रहा और कौन नहीं कर रहा। तो मैं ये तो करने के लिए तैयार रहूँगा कि भैया एक साथ इनको बैठाने की सबको कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अच्छा लाएअमल तैयार करें। अभी ऐसा है कि सब तो अपनी अपनी फहरिस्त नहीं जारी किए। मालेगांव सेकुलर फ्रंट में इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी में इस्लाम पार्टी ने अपनी फहरिस्त जारी की। आज समाजवादी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी फहरिस्त जारी करेगा और आप लोग देखेंगे कि मालेगांव शहर में और किस वार्ड में किस तरह के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी दे रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नाम सामने आएंगे और जो महल्ले हैं उस महल्ले की मुनासबत से हम उम्मीदवारी और ख्वाहिशमंद तय कर रहे हैं और आज वो हम जाहिर करने वाले हैं। हमारा एक ही सोचना है कि एरिया के हिसाब से जिसकी जो हैसियत है और साफ किरदार के लोग कारपोरेशन में आना चाहिए, पढ़े लिखे लोग आना चाहिए, क्योंकि आज ज़रूरत वहाँ पर कई तरह की है। बुनियादी सहूलत के साथ साथ ऐसे लोग जिन्हें कागज़ पत्तर में माहिर हों, अधिकारियों पे जिनका असर पड़े,
जो कानून समझते हो, ऐसे लोगों की उम्मीदवारी आज समाजवादी पार्टी जाहिर करेंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हमारे नाम अवामी सतह पर मीडिया के सामने आएंगे तो लोग हैरत करेंगे। देखो, इलेक्शन इस बार सीधा सीधा है। मालेगांव सेकुलर फ्रंट का इलेक्शन सीधा सीधा फिरका परस्तों से है। सिर्फ ये इलेक्शन कारपोरेशन में भगवा झंडा आकर मेयर बनाएगा या मालेगांव सेकुलर फ्रंट का बैनर मेयर बनाएगा, सिर्फ ये मुकाबला है। मौजूदा एमएलए का मामला फ़िलहाल ऐसा हो गया है कि उनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। जो 2-4 वार्ड उनके हमेशा से रहते हैं, और मैं भी मानता हूँ कि वहाँ पर उनके मानने वाले चाहने वाले बड़ी तादाद में हैं, मगर हम जो देख रहे हैं कि उन वार्डों में भी आज उनकी पसंद का उम्मीदवार तय करने का इख्तियार उनके पास नहीं बचा, तो उनसे तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं बचा। जो लीडर अपनी पसंद का उम्मीदवार अपने खुद के, जिसको पक्के वार्ड बोले जाते हैं, वहाँ अगर वो अपने उम्मीदवार नहीं दे सकता, या जब उनकी लिस्ट आएंगी मौजूदा एमएलए की, तो पूरा शहर देखेगा कि इस्लामपुरा, बेलबाग, इस्लामाबाद, जिन्हें उनका गढ़ और पक्का एरिया कहा जाता है, वहाँ किनको उम्मीदवारी दी जा रही है जो उनकी पसंद के हैं उनको नहीं दी जा रही है। उनको यरगमाल बना लिया गया है और एक प्लानिंग के तहत कुछ लोग अपने उम्मीदवार ऐसे एरिया में डाल रहे हैं जहाँ पर उनकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए आज मैं ये मानता हूँ कि मौजूदा एमएलए से अब हमारा कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि वो खुद यरगमाल बन गए जो अपनी पसंद का उम्मीदवार नहीं दे सकते। मालेगांव सेकुलर फ्रंट का डायरेक्ट मुकाबला फिरका परस्तों से है और ये इलेक्शन एकदम साफ है कि बुनियादी सहूलत के साथ साथ कारपोरेशन में किसका झंडा लहराएगा, ये साबित कर देगा 16 जनवरी को। क्या आपका मुकाबला डायरेक्ट फिरका परस्तों से है, तो यहाँ एमआईएम है, मुफ्ती इस्माइल जैसे एमएलए है एमआईएम, तो इनसे आपका मुकाबला नहीं है क्या? देखो, एमआईएम की कितनी ताकत है ये हम सब जानते हैं। मौजूदा एमएलए की ताकत है, उनके कुछ वार्ड है 2, 4, 5 जिसे माना जाता है, हम भी मानते हैं कि वहाँ सख्त मुकाबला हमारा रहेगा, वो ताकतवर है वहाँ। मगर मैं जो बोल रहा हूँ कि जो आदमी, जो लीडर अपनी पसंद का उम्मीदवार नहीं खड़ा रह पाएंगा, उससे क्या हमारा मुकाबला आज होने वाला है। मोहम्मद सऊद जो 14 साल का बच्चा था, जो 4th क्लास में पढ़ता था, उसका 30 जुलाई 2025 को स्कूल में 12:30 बजे एक बंदे से तनाज़ा होता है और वो तनाज़ा इस कदर बढ़ जाता है कि मोहम्मद मोमिन सैफ मोमिन जाबिर नाम का बंदा उसके घर पर आकर उस पर हमला करने के लिए उसको ढूंढता है। उस वक्त वहाँ पर मौजूद 7 उनको गाली देता है और उनको कहता है कि मैं इस इलाके का डॉन हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रिश्तेदार से लड़ाई और झगड़ा करने की। उस वक्त जब अनीसुर रहमान जो इस सऊद के रिश्तेदार हैं, वो जब इसको पूछते हैं कि तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उस वक्त वो चाइनीज़ चॉपर निकाल कर सीधा अनीसुर रहमान पर हमला करता है और वो जब दौड़ने लगते हैं तो पीछे से हमला करते हुए उनको यहाँ पर चेस्ट की तरफ कम से कम 108 स्टिचेस, उनको इतनी डीप उनको इंजरी हो जाती। उसी बात उनके साथ में वहाँ पर मौजूद मोहम्मद शहबाज जब आकर उनको बचाने जाता है अनीसुर रहमान को, तो फिर से मोमिन मोहम्मद सैफ मोमिन जाबिर जो है वो फिर से गले पर हमला करता है शहबाज के, और फॉर्चुनेटली अपना राइट हैंड बीच में डालता है तो इसलिए उसकी जान बच जाती है। तो पता चलता है कि उसका हाथ पूरी तरह से कट चुका है, उसकी सारी वेंस पूरी तरह से कट चुकी है और अभी उसका हाथ लाइफ टाइम किसी भी काम में नहीं आएगा, वो लाइफ टाइम परमानेंटली डिसेबल हो चुका है। जब ये मालूमात पुलिस स्टेशन में दी जाती है 30 तारीख को शाम में 5 बजे, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद 31 तारीख को सुबह 10:05 पे एफआईआर दर्ज होती है और उसी दिन जो है सैफ को अरेस्ट किया जाता है और उसको 3 दिन की पीसी मिलती। उसके बाद में
24 सितंबर 2025 को उसका पहला बेल एप्लीकेशन दाखिल किया जाता है, जिस पर 3 अक्टूबर 2025 को सुनवाई होते हुए उसका बेल रिजेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद में 7 नवंबर को सेकंड बेल वो फाइल करते हैं, इस बुनियाद पर कि पहला बेल एप्लीकेशन ये कहकर रिजेक्ट किया गया था कि इसमें इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन होना बाकी है और इस बुनियाद पर हम बेल लेने के लिए इंटाइटल है। जब सेकंड बेल फाइल किया जाता है उस वक्त हम जो तौसीफ अहमद फ़तेह अहमद है जो इसमें फिरियादी है उसकी जानिब से अपीयर होते हैं और हम कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं कि ग्रेविटी, सीरियसनेस, इंजरी, मेडिकल सर्टिफिकेट, एफआईआर की कंडीशन से रिपोर्ट पुलिसों का और उससे ज़्यादा जो स्टेटमेंट है रिकॉर्ड की है, इनको सबको मद्देनज़र रखते हुए ये मामला बड़ा ही संगीन है और अब तक ये ट्रायल शुरू होना बाकी है, इसमें फिरियादी का एग्जामिनेशन होना बाकी है, टेस्टिफाई होना बाकी है और मुमकिन है कि अगर सैफ को बेल मिलता है तो वो इनको इन्फ्लुएंस करके ये केस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कंपेल कर सकता है। तो इस बुनियाद पर कल केजी पालदेवर साहब के कोर्ट में इस मामले पर ऑर्डर आई और कोर्ट ने हमारी बाजू मानते हुए जो केस लॉ, रूलिंग, साइटेशन, जजमेंट हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किए उसको कंसिडर करते हुए मोमिन मोहम्मद सैफ, मोमिन जाबिर का बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट। मालेगांव महानगर पालिका की सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 इसके एक आज की जो पत्रकार परिषद है इसमें सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और अन्य मीडिया के प्रतिनिधि का मैं स्वागत करता हूं। राज्य निवडणूक आयोग ने 15 दिसंबर 2025 को राज्य की सभी 29 महानगर पालिका का निवडणूक प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। उसमें मालेगांव महानगर पालिका भी शामिल है। मालेगांव महानगर पालिका में कुल मतदाता 5,17,663 है। उसमें जेंट्स मतदार है 2,66,472 और लेडीज़ मतदार है 2,51,177। 14 मतदार ट्रांसजेंडर अन्य हैं। मालेगांव महानगर पालिका में कुल सदस्य संख्या है 84 और इस 84 के एक जो आयोग ने कहा है कि 4 प्रभाग का 4 सदस्यों का एक प्रभाग होना चाहिए। इस हिसाब से हमने 21 प्रभाग उसके बनाए हैं। आयोग ने ये भी सूचित किया है कि 3 से 4 प्रभाग के लिए एक निवडणूक निर्णय अधिकार हो। तो हमने प्रस्ताव भेजा था माननीय विभागीय आयुक्त साहब के पास, तो उन्होंने हर 3 प्रभाग के लिए एक आरओ, ऐसे 21 प्रभाग के लिए 7 आरओज की निमणूक कर दी है। ये आरओ क्रमांक 1 भी माननीय विभागीय आयुक्त साहब ने दिया है। 7 तहसीलदार रैंक के अधिकारी उन्होंने इसके लिए दिए हैं। जो बाकी आरओ क्रमांक 2 और 3 है उसकी निमणूक कारपोरेशन ने करनी थी, तो हमने कर दी है। उसमें आरओ क्रमांक 2 जो है हम जिले के नगर परिषद के जो है अपने लगत के उनके मुख्याधिकारी जो है उनको आरओ क्रमांक 2 का उनको नियुक्त किया है, जिसमें नांदगांव, मनमाड़, येवला, चांदवड़, देवड़ा, कड़वन और सटाना ये 4 नगर पालिका नगर परिषद के मुख्याधिकारी है। जो आखिरी आरओ क्रमांक 3 है वहाँ हमने कारपोरेशन के जो प्रभाग अधिकारी और इंजीनियर हैं उनको नियुक्त किया है। वो आरओ के संपर्क में रहेंगे और जो भी चीज़ें उनको चाहिए वो उनको काम में मदद करेंगे। जो 7 आरओज है वो डिप्टी कलेक्टर लेवल के हैं और आरओ क्रमांक 1 जो है वो तहसीलदार लेवल के हैं। एक 8वां अधिकारी उन्होंने डिप्टी कलेक्टर लेवल का हमें दिया है आचार संहिता कक्ष के लिए, महेश चेलार बोल के, तो उनकी भी नियुक्ति हमने की है। उनका कार्यालय वाडिया हॉस्पिटल में रहने वाला है। इस तरह से ये आरओ की निमणूक वगैरह हो गई है। उसके बाद जो अलग अलग कमिटीज़ और स्क्वाड्स बनाने थे राज्य निवडणूक आयोग के निर्देशानुसार, वो हमने पेड न्यूज़ बाबत एक कमेटी बनाई है। बाद में जो उम्मीदवार कैंडिडेट्स का जो खर्चा रहेगा उसके लिए भी हमने अकाउंट्स के लोग की कमेटी बनाई है। आचार संहिता कक्ष भी बनाया है। आचार संहिता का पालन अच्छा होता है कि नहीं, इसके लिए जो एफएसटी फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी स्थिर पथक और वीवीटी वीडियो विजिलेंस टीम
वो भी हमने बनाई है, जिसमें पुलिस का कर्मचारी हम आज नियुक्त करेंगे और जल्द से जल्द ये टीम कार्यरत हो जाएगी। हमने एक खिड़की योजना भी वहाँ करी है, जिसमें हर एक उम्मीदवार को जो भी अनुसूचित चाहिए वो अनुसूचित वहाँ से मिल जाएंगे। वो एक खिड़की में अलग अलग विभाग के, जैसा महसूल, इलेक्ट्रिसिटी, कारपोरेशन, जो भी है उनके प्रतिनिधि रहेंगे और वो एक जगह से ही उनको अनुसूचित दे देंगे। जो इलेक्शन का प्रोग्राम है उसमें 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अर्जी खरीदी करना है और नामांकन पत्र भरना है। सिर्फ 30 तारीख को अर्जी जो है खरीदी करना वो 11 से 2 बजे तक रहेगा। आखिरी 1 घंटा में नामांकन पत्र विकत नहीं मिलेंगे और बाकी जो पीरियड है उसमें नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। 31 दिसंबर को जो एप्लीकेशंस आए उसकी स्क्रूटनी होंगी। 2 तारीख तक अर्जी वापस लिए जाएंगे और 3 तारीख को सिंबल अलॉटमेंट होगा। जो एक्चुअल इलेक्शन है, मतदान, वो 15 जनवरी को होगा और 16 जनवरी को वोटों की काउंटिंग होगी। इस तरह से इलेक्शन का प्रोग्राम है। जो राखीव उम्मीदवार हैं उनके लिए जो वैलिडिटी का प्रमाण पत्र चाहिए, इसके लिए उनको सिफारिश चाहिए, तो वो सिफारिश पत्र देने का अधिकार हमने निवडणूक अधिकारी को दिया है। बाकी जो शौचालय के दाखले हो, अन्य दाखले हो, प्रभाग से मिलेंगे। नादे दाखला जो है बेबाकी का, वो हमारा गृह कर विभाग जो है वहाँ से मिलेगा। बाकी जो डिटेल में आरओ वाइज प्रोग्राम है वो ऐसा है कि 7 अपने आरओज़ हैं। पहला आरओ जो है वो जो अपना नया तहसील है वहाँ रहेगा। वहाँ 2, 11 और 12 ये प्रभाग उसमें शामिल रहेंगे। वहाँ से जो सीलिंग सेटिंग और वहाँ वो पेटी वहाँ रहेंगी। सामान वाटप भी तहसील से ही होगा, लेकिन इलेक्शन के बाद जो सामान जमा होगा वो धान्य गोडाउन में होगा और काउंटिंग भी धान्य गोडाउन में होंगी। 2 नंबर का आरओ जो है वो IMA हॉल में बैठेगा। वहाँ प्रभाग क्रमांक 1, 9 और 10 ये शामिल है। वहाँ पूरी कार्रवाई सीलिंग सेटिंग से काउंटिंग तक पूरी कार्रवाई IMA हॉल में ही होगी। आरओ क्रमांक 3 जो है प्रभाग क्रमांक 2 का जो कार्यालय है वो वहाँ पहले मंजिल पे रहेगा। उसमें प्रभाग क्रमांक 3, 6 और 7 शामिल है। इनका सीलिंग सेटिंग से लेके काउंटिंग तक पूरा काम शिवाजी जिमखाने में होगा। 4 नंबर का आरओ जो है दिलावर हॉल के पहले मंजिल पे रहेगा। उसमें 4, 5 और 8 ये प्रभाग शामिल है। वहाँ सीलिंग सेटिंग और सामान, इलेक्शन का सामान वाटप ये दिलावर हॉल में होगा और उनका काउंटिंग और काउंटिंग उनका वखार महामंडल में वहाँ होगा। 5 नंबर का आरओ जो है वो महापालिका की जो पुरानी इमारत है अपनी वहाँ बैठेगा। उसमें 13, 15 और 17 ये प्रभाग शामिल है। वहाँ से सामान का डिस्पैच, सीलिंग सेटिंग वो वही इमारत में होगा और काउंटिंग वहाँ सामान जमा और काउंटिंग ये गवर्नमेंट गोडाउन में की जाएगी। अपना 6वां जो आरओ है वो वाडिया दवाखाने में बैठेगा। वहाँ 14, 16 और 19 ये प्रभाग उनके पास है। वहाँ सीलिंग सेटिंग और सामान का वाटप वाडिया दवाखाने से होगा और काउंटिंग जो है वो शिवाजी जिमखाना में होगी। आखिरी 7 नंबर प्रभाग का आरओ जो है वो उर्दू घर में बैठेगा। वहाँ 18, 20 और 21 ये 3 प्रभाग शामिल है। वहाँ भी सीलिंग सेटिंग और सामान का वाटप उर्दू घर से होगा, लेकिन उसका काउंटिंग वो कृष्णा लॉन्स में होगा। ऐसे 7 लोगों का हमने जगह निश्चित की है। आचार संहिता कक्ष जो है वो वाडिया हॉस्पिटल में होगा। जो मतदान केंद्र है वो 850 मतदान के लिए एक मतदान केंद्र निश्चित किया गया है। अपने पास कुल 5,17,663 वोटर है। वो 850 से डिवाइड किए तो लगभग 609 मतदान केंद्र अपने पास आते हैं। तो प्रभाग ने ये मतदान केंद्र वो मतदार संख्या के अनुसार रहेंगे। उसकी यादी आज हम प्रसिद्ध करने वाले हैं। यादी प्रसिद्ध होने के बाद एक यादी हम पुलिस को देंगे
और वहाँ पुलिस और आरओ संवेदनशील जो मतदान केंद्र है उसकी निश्चिती करेंगे और वो हिसाब से कार्रवाई कारपोरेशन उसके ऊपर करेगी। एक बड़ा बदलाव ये इलेक्शन में ये है कि जो अनधिकृत बांधकाम में कोई कैंडिडेट अनधिकृत बांधकाम करता है और इलेक्शन में खड़ा रह के जीत जाता है, उसकी कभी कंप्लेंट होती है और सिद्ध होता है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ऐसा शपथ पत्र हम उसके पास से भर के लेने वाले थे। पहले ऐसी तरतूब नहीं थी, पहले थी कि भाई वो चुन के आने के बाद, इलेक्टेड होने के बाद कभी अनधिकृत बांधकाम करता है वो या उसके रिश्तेदार या कोई वो सपोर्ट करता है अनधिकृत बांधकाम तो उसकी कैंडिडेचर ख़त्म हो जाता था। लेकिन ये कभी पहले से ही अनधिकृत बांधकाम में रहता है, उसने किया है और बाद में चुन के आने के बाद वो सिद्ध होता है तो उसकी सदस्यत्व कैंसिल हो जाएंगी चौकसी के बाद। ये बदलाव है। दोबारा मतदार 11,674 है। उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन चालू है, 90% काम हुआ है। अभी तक लगभग 1000 दोबारा वोटर हमें मिले हैं। आज शाम तक या कल तक उसकी छानबीन पूरी हो जाएगी। दोबारा वोटर में हम जो दोबारा वोटर है उसका डबल स्टार वो मतदार यादी में करेंगे और उससे एक प्रतिज्ञा पत्र लिख के लेंगे कि हम जो भी मेरे 2, 4, 3 जगह पे जहाँ नाम है लेकिन मैं यही जगह पे मतदान करूँगा, ये वोटिंग मतदान केंद्र पे, ऐसा हम लिखित में उसके पास से लिख के लेने वाले हैं। टोटल पोलिंग ईवीएम मशीन कितनी है? ईवीएम मशीन बैलेट यूनिट अपने पास 1340 है और 670 ये कंट्रोल यूनिट है। ये सब से हमने मांग की है। बाकी इलेक्शन का जो दूसरा स्टैट्यूटरी मटेरियल है वो इलेक्शन कमीशन से हमें मिल गया है। कुछ थोड़ी पितली सील और मार्कर पेन वो हमें 1-2 दिन में देने वाले हैं। और ये जो मशीन इस्तेमाल होने वाली है अपने यहाँ ये कहाँ से आ रही है? अपने पास कुछ 553 कंट्रोल यूनिट है, बाकी बचे वाले और बैलेट यूनिट ये नासिक जिलाधिकारी कार्यालय से हमको मिलने वाले हैं।